हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ईएमआई। ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात जो सामने आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जो यूनिट एरिया से पास होती हैं उसे अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी का जो नाम होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है या मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए यूनिट एरिया से पास होने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको अगर हम बी से बताते हैं तो किसी एरिया ए से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो हम मालूम कर सकते हैं। तो बी मींस किसी भी यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पूरे एरिया ए से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो यहां पे ये एरिया ए है, तो इस एरिया ए से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो ये चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बी इंटू ए, और ये कहलाएगा इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो एरिया है, अभी यार ये एरिया इस तरह से है कि इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस फील्ड की डायरेक्शन में ही है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो अभी यार इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहां पे अभी यार जैसा कि दिख रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लीजिए इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं, पैरेलल है, ये एरिया वेक्टर थोड़ा सा टिल्ड हो जाए, यानी कि ये प्लेन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है जिसे अपन एरिया वेक्टर कह रहे हैं ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब मान लीजिए थीटा एंगल पे अगर थोड़ा सा टर्न हो गया है तो इस टाइम इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा, इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। और इन शॉर्ट इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी डॉट ए। बी डॉट ए कर दीजिए या ए डॉट बी कर दीजिए, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एरिया से पास होने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक इंडक्शन बी और एरिया वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट होती हैं। लेकिन अगर बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, बी कहीं यूनिफॉर्म ना हो, वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी छोटे से एरिया से पास होने वाला छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरे एरिया ए से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे निकल के आ जाएगा। हालांकि ये एक्सप्रेशन आप तब भी यूज कर सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगी तो ये बाहर आ जाएगी बी की वैल्यू, और अगर वेरिएबल है तो ये अंदर ही रहेगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, जब बी वेरिएबल हो या बी कांस्टेंट हो। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब बी का वैल्यू कांस्टेंट हो। इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन एरिया। बी का नाम इसी आधार पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे एरिया से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो यूनिट एरिया से कितना होएगा, तो फाई अपॉन ए कर देंगे तो बी आ जाता है, जिसे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली भी कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो यहां से आप लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट आ जाएगी। बी की वैल्यू टेस्ला में, एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज लॉ इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन it is based on law of energy conservation। ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। लेंज लॉ ये कहता है कि मान लीजिए किसी लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होएगा
तो उस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो कि उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहे होते हैं उस चेंजेस का अपोजिशन करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वायर की रिंग है, मान लीजिए लोहे की रिंग है, और इस लोहे की रिंग के पास में आप कोई बार मैग्नेट को लेके आते हैं और इस प्रकार लेके आते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आगे रहेगा, बार मैग्नेट का साउथ पोल पीछे रहेगा। तो बार मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल हम इसके पास में लाएंगे तो देखिए क्या होएगा, इट इज अ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आगे बढ़ेंगी। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर टर्मिनेट हो रही होंगी। लेकिन बार मैग्नेट जब पास में आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास नहीं हो पा रही होंगी इस लूप से, नजदीक आने पे वो भी इस लूप से पास होने लगेंगी। तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर इंक्रीज होता जाएगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसे डेवलप होएगा कि इस तरफ जो फ्लक्स बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको वो अपोज करे। तो उसके लिए इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे बहेगा कि इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट बहने के कारण जो फील्ड आए वो जस्ट उधर बढ़ने वाले फील्ड के जस्ट अपोजिट आए। तो उसमें जो करंट बहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे बहेगा लाइक दिस, ताकि वो फ्लक्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उस तरफ उसको वो कम कर सके। जैसे कि आपके पास एक कंडक्टिंग रिंग है, अब मैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास में लाऊंगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर बढ़ता जाएगा तो उसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होएगा ताकि वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोजिशन कर सके। तो इसका खुद का फील्ड इधर आने के लिए ये लूप का ये फेस मेरे पास नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला फेस मेरे पास नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट जब बार मैग्नेट को पास में लाएगा तो ये नॉर्थ पोल और ये करंट कैरिंग कोइल का नॉर्थ पोल एक दूसरे को अपोज करेंगे और इस अपोजिशन के अगेंस्ट अगर इंसान इसको धक्का देकर के बार मैग्नेट को लाएगा तो उसे वर्क करना पड़ेगा और उससे उसकी शरीर की एनर्जी खत्म होएगी जो कि इस रिंग के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। और यही अगर बार मैग्नेट को दूर ले जाए आदमी तो इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा वो कम होता जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने का भी ये विरोध करेगा। तो उसमें इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज पैदा होएगा ताकि ये करंट क्लॉकवाइज पैदा होने से इसका जो फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ताकि अंदर की तरफ जो फ्लक्स कम हो रहा है उसको वो ओवरले कम कर सके यानी कि उसकी भरपाई कर सके। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे पैदा होता है कि वो इंड्यूस्ड करंट उसी का विरोध करता है जिसकी वजह से फ्लक्स बदल रहा है। अगर वो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम कर हो रहा होगा तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है क्योंकि इंसान जितना इसको ले जाने में वर्क कर रहा होगा उससे उसके शरीर की एनर्जी खत्म हो रही होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डेवलप हो रही होगी। इसलिए लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। तो लेंज लॉ के अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि फ्लक्स चेंज होता है जब किसी क्लोज लूप से तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है और इंड्यूस्ड करंट ऐसे पैदा होता है कि वो फ्लक्स में चेंजेस का विरोध करता है। हालांकि अगर ये लूप कटा हुआ होता तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होता क्योंकि करंट को तो एक क्लोज लूप चाहिए होता है, उस टाइम इसमें केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता। बेशक जब आप इस बार मैग्नेट को पास में ले जा रहे होंगे तो इस कोइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होएगा और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट साथ साथ पैदा होंगे इस करंट कैरिंग कोइल के अंदर या इस कंडक्टिंग कोइल के अंदर। लूप अगर कटा हुआ है तो केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ ही डेवलप हो पाएगा और लूप क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। इट इज द लेंज लॉ। इसके बाद आता है फैराडेज लॉ। तो लेंज ने बताया कि किसी लूप से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होता है और वो ऐसे पैदा होता है कि वो फ्लक्स के चेंजेस का विरोध करता है। लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहती है इसके बारे में जानकारी हमने दी फैराडेज लॉ के तहत। तो फैराडे ने बताया कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होता है। तो देखिएगा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ
फैराडे ने बताया कि जब भी किसी लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई अगर चेंज होएगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के टाइम के साथ चेंज होने की रेट उसके अंदर पैदा होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे डेवलप होएगा फिर फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की जो रेट है या फ्लक्स के चेंज होने का वो अपोजिशन करेगा। फैराडे लॉ ये बताता है कि किसी भी लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके अंदर किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने का विरोध करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होता है वो मालूम पड़ गया और हमें उस लूप का रेजिस्टेंस मालूम है और लूप अगर क्लोज लूप है तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होएगा उसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। दिस इज द फैराडेज लॉ। अब इस फैराडे लॉ के बाद आता है मोशनल ईएमएफ। देखिए यहां पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द कंप्लीट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर से नीचे तक हर जगह यूनिट एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट से ही है। अब यहां पे कोई कंडक्टिंग रोड है। हम जानते हैं कंडक्टिंग रोड के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स रहते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, उनका वेलोसिटी 0 होता है रैंडम मोशन के कारण। लेकिन अगर ये अगर रोड है, मेटल रोड, ये अगर चलने लग जाए राइटवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से तो सारे चार्ज कैरियर्स इसके अंदर चलने लग जाएंगे। मैं चार्ज कैरियर को यहां पे प्लस साइन से बता रहा हूं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज Q, और बाद में अगर ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो Q की वैल्यू -E से आप रिप्लेस कर देना। अब ये कंडक्टिंग रोड अगर v वेलोसिटी से चलेगी तो इसके अंदर सारे चार्ज कैरियर रैंडम मोशन के कारण उनकी वेलोसिटी 0 थी और रोड अगर v वेलोसिटी से चलने लग गई तो ये चार्ज कैरियर भी v वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलने लगेंगे। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है और वो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब ये चार्ज कैरियर अगर v वेलोसिटी से चलेंगे तो चार्ज कैरियर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं Q इंटू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B के मुताबिक इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये चार्ज कैरियर यहां पे ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर की एक्सिस हो जाएगी और यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर एक्सिस में हो जाएंगे, यहां पे इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहां पे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E ऐसे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये ऊपर की तरफ यहां पे इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। चार्ज का एक्युमुलेशन यहां पे पॉजिटिव चार्ज का बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। यहां पे ये जो रोड है इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसकी लेंथ में यहां पे L मान लेता हूं, ये लेंथ L है। तो यहां पे जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज का एक्युमुलेशन इस एंड पे जितना होना था वो हो चुका है। अब चार्ज का और ज्यादा एक्युमुलेशन नहीं होएगा। तो इस कंडीशन में इस रोड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना था वो हो चुका है और नहीं होएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू Q V B इज इक्वल टू QE। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होएगा उसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हुआ है इनटू इस रोड की लंबाई L कर देंगे तो इसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों सिरों के बीच में क्रिएट हो जाएगा इतना। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम, जो कि रोड के दोनों सिरों पे क्रिएट हो जाएगा, ये कहते हैं
V क्रॉस B डॉट L। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से बताया जाता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर ही आएगा और उसका लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच में आ जाएगा। एल वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज रिमेंबर करना कि वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक होती है। एल वेक्टर की डायरेक्शन, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, क्योंकि जनरली पोटेंशियल डिफरेंस जब भी रोड के अक्रॉस देखें तो आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करें। तो जब भी कोई रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या किसी और मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होएगा तो हर टाइम इसके अक्रॉस वी स्पीड से चलते टाइम पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रोड चलेगी तो बी की वैल्यू बदलती जाएगी, तो इसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, कि जब कोई रोड, कंडक्टिंग रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मोशनल ईएमएफ का केस यहां पे भी आ सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड है जिसको हम चला नहीं रहे हैं, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इसको केवल हम रोटेट करा रहे हैं। इसकी लंबाई एल है और अब ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोड रोटेट कर रही है। तो हम यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं और यहां से इसको x दूरी पर कंसीडर कर लेते हैं। अब ये ओमेगा से घूम रही है तो x दूरी पर रहने वाले इस फ्री चार्ज का वेलोसिटी जो होएगा वो ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर फोर्स देखें तो इसके ऊपर फोर्स यहां पे लगेगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा, ये लो पोटेंशियल पे रहेगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा इनके बीच में ये हम यहां पे निकाल सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इनके बीच में यहां पे फाइंड करने के लिए तरीका वही अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां पे x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। x दूरी के बाद में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। कितना? dx। x दूरी के बाद में छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। और ये dx इतना छोटा है कि x प्लस dx को भी जरूरत पड़ने पे x ही माना जा सकता है। अब इस छोटे से एलिमेंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस जो छोटा सा मोशनल ईएमएफ होएगा, जैसे कि हमने लिखा दैट इज v क्रॉस b। v की वैल्यू ऊपर, b की वैल्यू अंदर, तो बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो v क्रॉस b तो ओमेगा इंटू एक्स, v क्रॉस b में b की वैल्यू यहां पे p आ गया। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होएगा वो इधर होएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, इधर पॉजिटिव होगा, तो l वेक्टर की डायरेक्शन इधर होएगी। तो डॉट l में जो dx होएगा वो यहां पे आ जाएगा, v क्रॉस b डॉट dl। मैंने छोटे से एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूं, मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ऐसे कई सारे एलिमेंट होंगे और उन हर एलिमेंट में लेफ्ट वाला पोर्शन पॉजिटिवली और राइट वाला पोर्शन नेगेटिवली होएगा, तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ते चले जाएंगे। और जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगी और x की वैल्यू हम 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, x की वैल्यू 0 से l तक के लिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 1/2 b ओमेगा इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 b ओमेगा इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हर एलिमेंट के अक्रॉस जुड़ते चले जाएंगे।
ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो कोई रोड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैरी घूम रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो उसके दोनों सिरों के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। इट वाज द मोशनल ईएमएफ। इसके बाद आता है ये मोशनल ईएमएफ दोनों तरीके से बताया, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड ड्यू टू रोटेशनल मोशन। इसके बाद होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता यह है कि अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें कुछ करंट बह रहा है, तो इस कॉइल के कारण हमने ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन बी कितना होता है वो भी निकाला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। तो इस कॉइल में करंट बहने के कारण इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा वो चेंज होएगा, क्योंकि करंट अगर चेंज करोगे तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, क्योंकि इसके कारण हर जगह पे बी की वैल्यू भी चेंज होएगी। तो ऐसा माना जाता है कि इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा इसमें बहने वाले करंट पे। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा लेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आता है जिसे एल से बताते हैं, जिसे इसका सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी वैल्यू फाई अपॉन करंट के बराबर होती है और इसकी यूनिट हेनरी में मानी जाती है। इट इज इन हेनरी। इसकी ऐसा यूनिट हेनरी में मानी जाती है। दूसरी चीज होती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कोइल नहीं दो कोइल है, आमने सामने रखी हुई है। तो क्या होएगा कि ये फर्स्ट कोइल में मान लीजिए करंट I1 बह रहा है, तो सेकंड कोइल से पास होने वाला फ्लक्स किस तरह से प्रभावित होएगा। तो जरा देखिए, इसमें अगर करंट आप बदलेंगे तो इस कोइल के कारण इस जगह पे हर जगह पर बी की वैल्यू चेंज होएगी, यहाँ पे हर जगह बी चेंज होएगा, तो इस कोइल से पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होएगा। तो सेकंड कोइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कोइल में बहने वाले करंट पे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट आता है जिसे मैं m से बता रहा हूं, और इस m का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोइल 2 में करंट भाई है और कोइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स देखिए, तो उस कंडीशन में अगर मैं कोइल 2 में करंट भा के कोइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स देखूंगा तो कोइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स जो होएगा उसमें भी जो एक कांस्टेंट आएगा m, वो वही आएगा जो कोइल 1 में करंट बहाने पर कोइल 2 से पास होने वाला फ्लक्स जब हम देख रहे थे वो आया था। ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे जो आएगी वो यहां पे भी आएगी, चाहे एक कोइल में करंट बहा के दूसरे से पास होने वाला फ्लक्स देखिए, चाहे दूसरे में करंट बहा करके पहले से पास होने वाला फ्लक्स देखिए। दोनों के बीच में म्यूचुअली जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके कारण जो कांस्टेंट आएगा जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं वो सेम आएगा, और इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। यूनिट ऑफ m इज हेनरी। सेम यूनिट आती है, ऐसा यूनिट सेम आती है। नेक्स्ट इज एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर? ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
इट इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हर जगह पे यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक जैसा है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आप मान लीजिए कोई कॉइल है जिसमें करंट बह सकता है, और ये फील्ड के परपेंडिकुलरली है, यानी कि इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली है, और ये कोइल इस वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। तो अभी हाल जो इसका एरिया वेक्टर है, जैसे ये कोइल घूमेगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होएगा, कम होएगा। तो ये फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए इसका करंट अभी अंदर क्लॉकवाइज बहेगा, ताकि अंदर की तरफ जो फ्लक्स कम हो रहा है वो कम ना होने दे। अंदर की तरफ इसका खुद का फील्ड है। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अभी हाल इसका एरिया जस्ट फील्ड के परपेंडिकुलरली होएगा। बी और ए परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स कम ना हो उसके लिए इसमें करंट क्लॉकवाइज बहेगा। तो ये वाला फ्रंट वाला फेस साउथ पोल होएगा और अंदर वाला नॉर्थ पोल होएगा, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, तो इस टाइम इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। अब किसी मोमेंट पे ये कोइल मान लीजिए थीटा एंगल घूम गई, तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूम जाएगा। तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा। तो उस टाइम जो फ्लक्स इस कोइल से पास होएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। और ये कोइल अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है तो थीटा की वैल्यू किसी टी टाइम के अंदर जो रोटेट होएगी वो ओमेगा इंटू टी हो जाएगी। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कोइल। और इस टाइम इस कोइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो अगर टाइम के साथ बदल रहा होगा तो इसके अंदर डेवलप होने वाला ईएमएफ जो होता है फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की रेट के बराबर होएगा। और इस ईएमएफ की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी दैट इज कॉस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आता है, तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर जो कोइल के अंदर ईएमएफ डेवलप होएगा वो ये वाला होएगा। अब अगर मान लीजिए कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते तो एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स इतना होता, तो एन लूप से पास होने वाला फ्लक्स यहां पे एन टाइम्स हो जाता। तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय लेटर एन, तो ये एन टाइम्स हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये एन टाइम्स आ जाता, यहाँ पे भी ये एन टाइम्स आ जाता, यहाँ पे भी ये एन टाइम्स आ जाता, यहाँ पे भी एन टाइम्स आ जाता, तो यहाँ पे भी ये एन टाइम्स आ जाता अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते तो। और इसमें इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप होएगा वो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जो होएगी वो हो जाएगी इस कोइल के अंदर डेवलप होने वाला ईएमएफ डिवाइडेड बाय इस कोइल का रेजिस्टेंस। इस कोइल के अंदर ये इतना इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा, और इस करंट को एसी करंट बोला जाता है जो इसके अंदर डेवलप होएगा। तो ये आपके पास जो एसी जनरेटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लूप को घुमा करके पैदा किया जाता है। ये जो करंट है ये इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होएगी, और ये साइनोसोडल करंट होएगा जो कि कभी वैल्यू अपनी बहुत ज़्यादा करेगा, कभी वैल्यू अपनी बहुत कम करेगा। इट विल चेंज कंटिन्यूसली। आई नॉट की वैल्यू ये वाली हो जाएगी एन बी ए ओमेगा बाय आर, ये हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में भी आपको मैं आइडिया दे देता हूं, बार मैग्नेट कैसे काम करता है। तो बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है जिसमें दो एंड्स पे मोनोपोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ हम बराबर ही मानते हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। तो यहाँ से टर्मिनेट होकर के जब ये वापस आएंगी यार तो एक अंदर की तरफ ऐसे आएंगी ताकि क्लोज लूप पूरा हो जाए। गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लगाते हैं तो कोई भी आप एक क्लोज लूप ले लीजिए, यहां पे एक क्लोज लूप लेंगे तो इस क्लोज लूप पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही एग्जिट कर रही हैं। तो इस क्लोज लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा बी डॉट टी ए क्लोज लूप के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसके लिए वैल्यू 0 आती है।
हालांकि गॉस लॉ ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस ई डॉट डी ए के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे हम ई के बजाय बी डॉट डी ए देखेंगे किसी भी लूप के लिए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। दूसरी चीज, बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होती है, तो बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल को अगर हम एज ए पॉजिटिव चार्ज ले लें और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज ले लें तो बार मैग्नेट के कारण उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस से कोई x दूरी पर, इसकी मैं लंबाई बहुत छोटी मान रहा हूँ, दिस लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका जो होता है वो होता है इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू L, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का। तो यहाँ पे ये R की वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसको छोटा मैग्नेटिक डाइपोल मान लें तो इसकी एक्सिस के इस पॉइंट A पर जो B की वैल्यू रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू पॉइंट A पर ये वाली आती है। जैसे कि अपने पास इलेक्ट्रोस्टेट में आता था 2K P/r³, वैसे यहाँ पे आ जाता है 2 μ0/4π, K की जगह कांस्टेंट ही आ जाएगा, इनटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की जगह अपॉन स्मॉल r³। ये सिर्फ चेंजेस आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको देखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो डायरेक्शन रहेगी वो इधर रहेगी। ये पॉइंट B मान लेता हूँ या पॉइंट C मान लेता हूँ, B क्योंकि B का यूज़ हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताने के लिए कर रहे हैं। तो पॉइंट C पर जो आएगा वो आ जाएगा इसका पास, वहाँ पे आता है Kp/r³, यहाँ पे आ जाता है K की जगह μ0/4π m/r³। और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी पॉइंट C पर वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M के जस्ट अपोजिट रहेगी। यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में रहेगी, M की डायरेक्शन में रहेगी, यहाँ पे M की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट रहेगी। किसी आर्बिट्री पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं। आर्बिट्री पॉइंट पे आता था Kp/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा Km/r³ √ यहाँ से किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पे, इस पॉइंट पे भी आ जाएगा। K की जगह μ0/4π कैपिटल M/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा। आर्बिट्री पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। अब आप इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड आते हैं, देखिएगा प्लीज। अब जो थ्योरी हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेंज लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड कि फैराडेज लॉ गिव द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅/dt। वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ अक्रॉस कंडक्टिंग रोड ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, यही होती है V क्रॉस B डॉट है। वैल्यू ऑफ द मोशनल ईएमएफ अक्रॉस कंडक्टिंग रोड ड्यू टू रोटेशनल मोशन 1/2 B ओमेगा इंटू L², ये आपने ड्राइव भी किया था। इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड by AC generator is due to the flux changes through conducting loop, yes conducting loop से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, उसी के कारण उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और उसमें अगर वो लूप क्लोज्ड है तो उसके रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ में, तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट रहता है। गॉस लॉ अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी ए का वैल्यू क्लोज लूप के लिए, यानी क्लोज लूप के क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए B डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल 0 आता है। किसी भी बार मैग्नेट के कारण जो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ये होती है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू ये होती है, दिस इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो एल रहता है उसकी एसआई यूनिट एसआई सिस्टम में हेनरी रहती है। Coefficient of mutual induction M between two coils depends on their orientation. Yes, उन coils के रखरखाव पे डिपेंड करता है कि वो coils को कैसे रखा गया है। M उस पे भी निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच।